बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम आज मेनली बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक अनाउंसमेंट है, वो आपके साथ करना चाहता हूँ। आप लोगों के जो मैसेजेस थे जो आज से मुझे तकरीबन 1 मंथ पहले आ रहे थे बच्चों के, और उसके बाद भी आए जा रहे थे, कमेंट्स के अंदर आप लोग पूछ रहे थे कि सर आपने एमडी कैट टेस्ट सेशन जो है वो कब स्टार्ट करना है। जब भी आप स्टार्ट करें तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 2 टाइम्स तो जो मैंने ये किया है बाकायदा तौर पर, प्रीवियस ईयर में मैंने 3 फेज़ बनाए थे, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3। लास्ट ईयर 2 फेज़ बनाए थे और अभी इस साल मैंने सिर्फ एक ही जो है उसको कंडक्ट किया है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये मैं जो है ये वाला टेस्ट सेशन इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें अब है क्या, पहले जो टेस्ट सेशन आपके पास होते रहे उसमें सिर्फ और सिर्फ बायो के टेस्ट थे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सारे टेस्ट होंगे, मतलब केमिस्ट्री के टेस्ट भी होंगे, फिजिक्स के भी टेस्ट होंगे, बायो के भी टेस्ट होंगे, इंग्लिश के भी एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी। अब हर टेस्ट के बाद उसकी डिस्कशन होगी। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग है। अब इनके 15 तो हैं डियर स्टूडेंट्स आपके पास केमिस्ट्री के जो हैं वो चैप्टर वाइज टेस्ट, प्लस 5 इसके क्या हैं, FLPs हैं। इसी तरह से FLPs आपके सेम रहेंगे और बायो के भी 15 टेस्ट हैं, फिजिक्स के भी 15 टेस्ट हैं, इंग्लिश के भी 15 और लॉजिकल रीजनिंग के भी 15। तो ये आपके पास कितने टोटल जो टेस्ट बने, ये बन गए आपके पास 2 एंड 75 टेस्ट बनते हैं, मतलब। और 75 टेस्ट के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 75 क्लासेस भी हैं बाकायदा तौर पर। हर टेस्ट के बाद एक क्लास होगी, हर टेस्ट के बाद उसकी डिस्कशन होगी, जितने MCQs होंगे उनकी डिस्कशन होगी। प्लस ये जो आपके पास 5 FLPs हैं ना, इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 80 टेस्ट बन जाएंगे। अब ये 80 टेस्ट जो हैं उनको बाकायदा तौर पर आप देंगे। इसका जो तरीक़ाकार है, मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम टेस्ट आपको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट होगा, उसके अंदर सेंड कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास डाटा आ जाएगा, जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो आपके पास आ जाएगा, आप उसको अटैम्प्ट करेंगे और उसकी की जो है वो अपने पेज पे लिख लेंगे। तकरीबन टेस्ट का एक प्रॉपर टाइम होगा, उसके बाद पूरे घंटे के बाद आपको की जो है वो सेंड की जाएगी और उस की के साथ आप अपने आंसर मैच करेंगे। मैच करने के बाद आप मार्क्स लिख लेंगे। फिर उसके फ़ौरन ही बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद, चेकिंग पे इतनी टाइम लगता है, आपकी एक डिस्कशन क्लास होगी। जो टेस्ट डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने दिया होगा उसमें आपको बाकायदा तौर पर डिस्कस करके हर एक MCQs को बताया जाएगा। अब MCQs के ऑप्शन कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 4 होते हैं। अब हर जो ऑप्शन है, ये फॉर एग्जांपल एक MCQs में उसका ऑप्शन 1 ठीक है तो वो क्यों है, बाकी 3 ठीक क्यों नहीं है, एक तो ये बात, या फिर उन बाकी 3 से कोई और ऑप्शन बन सकती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो इसमें मैं आपको फैकल्टी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दूँ। बायो में इंशाल्लाह करवाऊँगा और जो फिज़िक्स है वो करवाएंगे सर इमरान रसूल सिंधु साहब, जिनका एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स। इसी तरह से केमिस्ट्री का इमरान कयूम साहब, जिनका एक्सपीरियंस है 8 ईयर्स। और उसके बाद सर इजाज़ होंगे इंग्लिश के लिए, जिनका एक्सपीरियंस है 5 ईयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मेन हमारे जो हैं वो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, जो आपके साथ इंशाल्लाह कोलैबोरेशन बनाएंगे। और उस पूरे टेस्ट सेशन की जो फ़ी है वो है 10,000 और वो आपको पे करनी होगी वाया ईजी पैसा। जैज़ कैश भी हो सकती है, मतलब एनीवे कोई भी आप जो है ना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए एक और रिस्ट्रिक्शन है, वो मैं आपको कंफर्म बता दूं। इसमें हमने बॉयज़ 25 एंड गर्ल्स 25 रखनी है, इससे ज़्यादा हमने स्टूडेंट्स नहीं रखने। 2 अगस्त तक हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूरे हुए हैं या नहीं। अगर 25 से कम रहते हैं तो फिर भी हम इसको जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। मे भी होता है बच्चे आजकल रिलेक्टेंट हैं, क्योंकि फ़ी बहुत, मतलब कि आप कहते हैं कि सर ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर देखें दूसरी जो अकेडमीज़ हैं वो तकरीबन टेस्ट सेशन का 20,000 प्लस ले रहे हैं। तो चूँकि हमारा ये एक फ़र्स्ट टाइम है तो हम इसमें थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। इसमें आप देखें ना कि आपके पूरे 80 लेक्चर्स होंगे, बाकायदा 80 डिस्कशंस होंगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो है सिनारियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इस पूरे टेस्ट सेशन की जो फ़ी है डियर स्टूडेंट्स वो ओनली 10,000 है।
अब देखना ये है कि बच्चे जो है वो हमारे साथ कितने कंसर्न हैं। मतलब हम पहले बच्चों से फ़ी नहीं लेंगे, हम उनको ग्रुप में ऐड करेंगे, सिर्फ उन बच्चों को जो ये कहेंगे कि सर हम कंफर्म आपको फ़ी जो है वो 2 अगस्त तक दे देंगे। 2 अगस्त तक जो है अगर हमारे पास 25+ बच्चे बन जाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिला के, तो हम इस टेस्ट सेशन को 5 अगस्त से शुरू करेंगे और तकरीबन हम इसको लेकर जाएंगे 15 सितंबर तक, क्योंकि मोस्टली बच्चों के जो टेस्ट होंगे वो 15 सितंबर से बाद ही होंगे। वैसे तो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो 7 तक हम जो है वो ये जो पहले 15 है ये कंप्लीट कर लेंगे। FLP जो है इंशाल्लाह वो कोई 1-2 ही रह जाएंगे जिनके हम बाद में फर्दर जो है उसको प्रोसीड करेंगे। तो ये था सारे का सारा सिनारियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पायरेशन जो है ना, इसके साथ स्टूडेंट जो है जब भी एक नया स्टूडेंट FSE के अंदर आता है या एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, जब हम उससे पूछते हैं कि बेटा रेस्पिरेशन क्या है, वो कहता है कि सर ऑक्सीजन को इनसाइड लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना, ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। और वी कैन से ये क्या है? एक ब्रीदिंग है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक फिजिकल मेथड है, ठीक है, जिसमें आप ब्रीदिंग करते हैं, एक्सहेलेशन होती है, इनहेलेशन होती है, इसी तरह से रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो डायरेक्टली लिंक किसके साथ है? सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, इससे क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स? इससे मुराद है ये जो आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन क्या करती है? हेल्प करती है, जो भी आप फूड खाते हैं उस फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और डियर स्टूडेंट्स उससे ATPs लिए जाते हैं, एनर्जी ली जाती है। ये एनर्जी हमें अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं उनको जो है वो काम करने के लिए, यानी कि उनको जितनी भी लाइफ एक्टिविटी हमारी है उसके अंदर ये मेन रोल प्ले करे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये इशारे कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसमें जो मेन चीज़ यूटिलाइज हो रही है वो आपके पास क्या है? ATP है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास रेस्पिरेशन में फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं। उसमें क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैं ये दोनों पढ़ाने से पहले आपको ग्लाइकोलिसिस समझाना चाहता हूँ। देखें, क्योंकि ये समझाऊंगा तो इसकी आपको आसानी से फिर समझ आ जाएगी। बुक में ये है कि पहले ये समझाया गया और फिर वो समझाया गया, ठीक है, क्योंकि इसके एंड प्रोडक्ट से ये दोनों चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट होती हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम फूड खाते हैं उसको फिर हम फर्दर ग्लूकोज C6H12O6 के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके इसको तोड़ा जाता है डियर स्टूडेंट्स, और इससे तकरीबन 36 ATP लिए जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 36 हैं, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स वो कितने हैं? 38 ATP हैं। इसमें फर्दर मैं आपको बताऊंगा। सो ग्लूकोज को तोड़ने का जो अमल है वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ये ग्लाइकोलिसिस ही हमने मेनली अब पढ़नी है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड टू गेट एनर्जी। एनर्जी के लिए आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब मैं लिख देता हूं, ब्रेक डाउन ऑफ C6H12O6 इनटू द पायरोवेट और पायरोविक एसिड के अंदर। इसकी लोकेशन क्या है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सो इसका मतलब है कि दोनों यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर ये जो ना आसानी के साथ हो सकता है, क्योंकि इसकी जो साइट है वो बेसिकली क्या है आपके पास? दैट इज द साइटोप्लाज्म। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस होगा, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ पर एंजाइम करता है एंजाइम 1 काम, जिसका नाम क्या है? काइनेज, दैट इज हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ये 6 कार्बन रिंग है। लेकिन ये फॉस्फेट कैसे ऐड हुई है? काइनेज का काम है फॉस्फेट ऐड करना। देखें कैसे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपके पास ATPI एक रिच एनर्जी मॉलिक्यूल है, और ये डियर स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट होगी? ADP के अंदर। एक फॉस्फेट जो है वो इस ग्लूकोज के साथ लगा दिया गया, इसको दे दिया गया। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है अपने आइसोमर के अंदर जाती है, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पर एंजाइम नंबर 2 काम करता है। और एंजाइम नंबर 2 क्या है? आइसोमरेज। ये देखें 2 पर मैंने क्या लिखा हुआ है? आइसोमरेज। ये आइसोमरेज जो है
ये क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है। आपको पता है ये एल्डो शुगर है और ये कौन सी है, कीटो शुगर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है वो ग्लूकोपायरानोज है, 6 जो है वो कार्बोनल कंपाउंड है या इसका स्ट्रक्चर है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास 5 आ जाते हैं। फिर फर्दर हम चलते हैं आगे, आपके पास जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पर एक और फॉस्फेट ऐड कर दी गई है और फॉस्फेट ऐड करने के लिए आपको पता है कि एटीपी आएगी, वो टूटेगी और एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सर पीछे तो आपने बोला है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी हासिल की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम एटीपी के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यही इसका जो है ना वो क्रेज़ है, या यही आप समझ लें कि इसका जो है मतलब एक सस्पेंस है जो समझाना है मैंने आपको। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल बच्चों को देता हूँ। एटीपी जो है इसको दी जाती है, बड़ी खुश होती है, देखो मेरे पास एक और जो है ना वो फॉस्फेट आ गया, मैं बड़ी रिलैक्स हूँ, उन्होंने मुझे नवाजा है बड़ी चीज़ों से। फिर जब उसको नया सूट दिया जाता है, वो मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जाती है, एक नया गेटअप मिलता है, ये थोड़ी सी बल्कि होती है, यहाँ पर ये स्लिम हो जाती है, तो फिर खुश होती है कि भाई मुझे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना नवाज रहे हैं। इसी तरह से फिर एटीपी आएगी, फिर इसको दी जाएगी, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, इसको तैयार किया जा रहा था, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। इसको तैयार क्यों किया जा रहा था, क्योंकि आगे इसके 2 हमने पीसेस बनाए थे। फुल एतमाद में इसको लेके क्या किया गया है, नाउ स्प्लिट किया है। जैसे ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में जाएगी, एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, काइनेज एंजाइम एक फॉस्फेट ऐड कर रहा है। नाउ वी कॉल इट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तभी ये आपके पास क्या बनी है, यहाँ पर एंजाइम नंबर 3 अपना काम करेगा। ये क्या बन चुकी है, दैट इज अ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। जैसे ये बनेगी तो यहाँ पर एंजाइम आएगा एल्डोलेज, एल्डोलेज इसको तोड़ देगा। एंजाइम नंबर 4 एल्डोलेज, ये मैंने लिख दिया, एंजाइम नंबर 4 एल्डोलेज उसको तोड़ेगा किसके अंदर, 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। एक बनेगा G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक DAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ना आपके पास बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा, जब ये G3P बन जाएगा, G3P के अंदर फॉस्फेट ऐड किया जाएगा और इसके साथ साथ अब इससे एनर्जी जो है हमने लेनी है ना, ये हार्वेस्टिंग जो है ना, अब एनर्जी हार्वेस्टिंग स्टेप्स हैं। यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, NAD पॉजिटिव आएगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड है और आपको पता होना चाहिए कि ये मेनली जो है वो आपके पास ये NADH 3 ATP के बराबर होता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको रेस्पिरेटरी चेन के अंदर बताऊंगा। देखें यहाँ पर ये G3P है। अब ये जो डबल एरो है ये बताता है कि G3P DAP के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ये एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर है, तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और इसके लिए जो एंजाइम होता है वो एंजाइम होता है आइसोमरेज, वो इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने G3P से ही एरो नीचे बनाया, यहाँ पर एक और इसी तरह की एक और चेन आएगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो किससे आएगी, G3P, DAP से नहीं आते। DAP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, G3P के अंदर डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखें इसकी रिडक्शन जो आपके पास है वो हुई है, NAD की रिडक्शन हुई है। सो इसकी फिर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके NAD को दिए गए हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। सो रिड्यूस्ड फॉर्म जो है डियर स्टूडेंट्स ये बनी है क्यों, इसने G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ऑक्सीडाइज किया, और जब भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वो किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जाता है, प्लस एक फॉस्फेट ऐड की तो ये 1,3-BPG बन गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया या ग्लिसरेट बन गया। और इसमें डियर स्टूडेंट्स डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया है, G3P डीहाइड्रोजिनेज, फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर देखें इसमें से उसने हाइड्रोजन रिमूव की है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद ये 1,3-BPG जो है ये 3PG में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखें इसमें से क्या हो रही है, फॉस्फेट निकल रही है। सो इसका मतलब है कि ADP आएगा पॉजिटिव और वो किस में कन्वर्ट होगा, ATP के अंदर। अब यहाँ पर हम अपनी एनर्जी जो है वो दोबारा वापस ले रहे हैं। एक ATP का मॉलिक्यूल इधर बनेगा और एक सेम इस साइड पर बनेगा। 3PG किस में कन्वर्ट होगी, 2PG के अंदर। और यहाँ पर एंजाइम काम करे, यूटेज एंजाइम नंबर 8
ये बेसिकली इससे क्या मुराद है, 1 2 3, ये फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि ये फॉस्फेट कार्बन नंबर 2 पर आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, एक एंजाइम काम करेगा, एंजाइम नंबर 9 एनोलेज, वो यहाँ से वाटर को रिमूव करवाएगा। 2PG से जब वाटर रिमूव होगा तो ये क्या बन जाएगा, फास्फोइनोल पायरोवेट। फास्फोइनोल पायरोवेट, ये भी आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड है। फास्फोइनोल पायरोवेट में फिर डियर स्टूडेंट्स ये पायरोवेट में जाएगा, यहाँ पर फास्फेट मौजूद है, यहाँ पर फास्फेट मौजूद नहीं है। सो फिर क्या होगा कि ADP आएगी और मेरा बेटा वो किसके अंदर तब्दील हो जाएगी, ADP को ATP के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से एनर्जी ले ली जाएगी। सो मैंने आपको बोला कि एक चेन इधर चली है तो एक चेन इधर भी चल रही होगी। सो इसका मतलब हुआ NADH कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है। मैं इसकी नेट यील्ड लिखता हूँ, ग्लाइकोलिसिस की नेट यील्ड NADH प्लस H पॉजिटिव के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, एक यहाँ पर बना और एक इस एरो के नीचे। इसी तरह से ATP कितने बने हैं डियर स्टूडेंट्स, ATP आपके पास बने हैं 1 2 3 4 जो इधर होंगे। सो ATP कितने बने डियर स्टूडेंट्स, 4 बने। सो इसमें से ATP यूज कितने हुए, 2। सो नेट आपके पास कितने बने, 2 ATP बने। ठीक है, सो 2 ATP बने हैं, नेट कितने, जो नेट है वो आपके पास 2 ATP बने हैं और 2 NADH बने हैं। जो ओवरऑल आप कहते हैं वो कितने थे, वो आपके पास 4 ATP। तो देखिए अब आप, सो यहाँ पर देखें आपके ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 2 पायरोविक एसिड में, मैंने आपको बोला है कि एक बिल्कुल सेम ऐसे नीचे आएगा और यहाँ पर पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, सो एक ग्लूकोज 3 कार्बन वाला एक पायरोविक एसिड और 3 कार्बन वाला दूसरा पायरोविक एसिड, इनके अंदर कन्वर्ट हो रही है। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ लिया, इसके एंजाइम्स भी हमने पर्टिकुलर पढ़ लिए। अब हमने नेक्स्ट जो बात करनी है वो ये है कि रेस्पिरेशन फिर 2 तरह की है। आपको मैंने बोला है चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे जो एनारोबिक हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो सेम होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है बल्कि एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन है। और इसमें फिर क्या किया जाता है, ग्लूकोज से, यहाँ से देखिएगा, ग्लूकोज से लेकर पायरोविक एसिड तक और पायरोविक एसिड को बाद पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, ये मैं स्टेप आपके साथ सामने लिख रहा हूं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्रेब्स साइकिल रन करता है और क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है। इस सारे अमल के अंदर टोटल आपको कितनी ATP मिलती है, 36 फॉर यूकैरियोटिक सेल एंड 38 फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में 38 क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा और इसमें 36 क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर 2 ATP जो है वो इस्तेमाल हो जाती हैं और 38 पीछे रह जाती हैं। बाकी आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो नहीं होती। जब ऑक्सीजन नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन होगी। एक होगी आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखें जैसा कि पायरोवेट या पायरोविक एसिड है, मैंने आपको बोला ये पायरोविक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। सो यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। ये डी कार्बोक्सिलेज है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा तो ये किसके अंदर चला जाएगा, एसिड एल्डिहाइड के अंदर। अब जब एसिड एल्डिहाइड है तो फिर डियर स्टूडेंट्स क्या है, इसने किसके अंदर कन्वर्ट होना है, इथाइल अल्कोहल में। एल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल में जा रहा है तो उसका मतलब है रिडक्शन होनी है यहाँ पे। तो रिडक्शन कैसे होगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा NADH प्लस H पॉजिटिव, ये आएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD पॉजिटिव के अंदर। ये तो था एक मॉलिक्यूल के अंदर के लिए। आपके पास अगर पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हों तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी और 2 ही आपके पास क्या बनेंगे, NADH बनेंगे, 2 ही आपके पास क्या बनेंगे, इथाइल अल्कोहल बनेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट आती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये आपके पास पायरोविक एसिड या पायरोवेट का मॉलिक्यूल है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर उसी तरह से
कि NaDH2 इसको NaDH2 भी NaDHH पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है NaD पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पर भी इसकी क्या हुई है, बेसिकली रिडक्शन हुई है। तो पायरोविक एसिड किसके अंदर आ गया, लैक्टिक एसिड के अंदर है। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो इन दोनों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद नहीं है, तो इसका जो टोटल रिजल्टेंट होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने टोटल एटीपी बनते हैं, ओनली 2 एटीपी। तो आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो इससे कितने गुना ज्यादा है, दैट इज 18 टाइम्स। और अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो 19 टाइम्स। इसमें जो आपका प्रोडक्ट है एटीपी वो 19 टाइम्स ज़्यादा है प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में, और यूकैरियोट्स में कितना है 18 टाइम, क्योंकि इससे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं, या इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मोर इफेक्टिव है देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की यील्ड ज़्यादा है, एनारोबिक की यील्ड कम है। अब डियर स्टूडेंट्स, वो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 36 एंड 38 के बारे में पूछा जा सकता है, ये 2 ATP के बारे में पूछ सकता है। अगर इसकी एप्लीकेशन बेस्ड है तो वो आपसे ये इतने टाइम्स, मतलब वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये पूछ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास इसके अंदर आता है कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है। सो पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज, इसी तरह से ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक इसी तरह से जो आपके पास है ये 1 बाय 1 सारे के सारे जो है ना वो आपसे पूछ सकता है कि किस स्टेप पर ऑक्सीडेशन हुई और किस स्टेप पर रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब इस पायरोविक एसिड को हमने किधर लेकर जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यही डिफरेंस आपको बताने लगा हूं कि 36 और 38 ATP का क्या डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए जो प्रोकैरियोटिक एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक पायरोविक एसिड बनता है और पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, क्रैब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। डजंट मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, पायरोविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये बजाते खुद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता, इसको कन्वर्ट करना होता है 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर, दैट इज एसिटाइल कोए। इसके अंदर कितनी कार्बन है, 2 कार्बन। देन ये किधर जाएगा, इनर मेम्ब्रेन जो होगी उसको क्रॉस करेगा, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। सो इसका मतलब एसिटाइल को ए बनाना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसको हम पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। वाई, क्योंकि इस स्टेप के अंदर क्या होता है, पायरोविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है। नाउ यहां पर एंजाइम कौन सा है, पायरोविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। पायरोविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एंजाइम काम करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। अब एसिटाल्डिहाइड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। तो यहाँ पर 2 काम होंगे। एक तो डियर स्टूडेंट्स ये एसिटाल्डिहाइड एसिटाइल को, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर, ये भी एसिटाल्डिहाइड है लेकिन ये 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर जा रहा है। होता क्या है, यहाँ पर को ASH जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए। साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, NAD आएगा पॉजिटिव और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 के अंदर। तो यहां पर हमें इसकी क्या हुई है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई है। तो ओवरऑल हम इसको बोलते हैं पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यानी कि पायरोवेट के मॉलिक्यूल से वो क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडेशन काज कर रहा है, किसकी, एसिटाल्डिहाइड की। सो पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि पायरोविक एसिड से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है क्या आपके पास, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर पायरोवेट के मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में कितने हैं, 2। तो यहाँ पर अगर 2 होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी निकलेंगी, 2। और डियर स्टूडेंट्स CoSH एंजाइम भी कितने इस्तेमाल होंगे, 2। एसिटाइल के मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे, 2। NADH भी कितने बनेंगे, 2। सो उसके बाद एसिटाइल को ए फर्दर जो है वो क्रैब साइकिल में चला जाएगा। ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।